आज एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा पर हमारे साथ है डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ इंटरनल मेडिसिन एट मैक्स हॉस्पिटल वैशाली। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार। नमस्कार सर, आज हम आपसे वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि वैक्सीन्स के बाद हमें क्या क्या सिम्टम्स अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं और क्या वो कॉमन है, क्या मिथ्स होती है, और क्या बच्चों की वैक्सीन के बारे में भी हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल है एचपीवी वैक्सीन के बारे में। टीनेजर्स को एचपीवी वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? देखिए, यूजुअली आजकल हम लोग सजेस्ट करते हैं कि 9 साल की उम्र से आप एचपीवी वैक्सीन शुरू कर सकते हैं। तो यूजुअली 9 से 13 साल या 14 साल से ऊपर 25 साल तक हम लोग एचपीवी वैक्सीन के लिए एडवाइस करते हैं। उससे ऊपर भी कई लोगों में हम एडवाइस करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर डे टू डे एक्टिविटीज, और किसी में अगर जरूरत होती है तो हम 45 साल तक भी एचपीवी वैक्सीन देते हैं। एंड सर, इसकी कितनी डोजेस होती हैं? यूजुअली 9 से 13 साल की उम्र में अगर आप लगवाते हैं तो 2 डोज काफी होती हैं, और आजकल 14 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए हम लोग 3 डोज भी रिकमेंड करते हैं। और ये आजकल मेल्स में भी रिकमेंडेड है। पहले खाली फीमेल्स में रिकमेंडेशन थी, लेकिन अभी जो नई रिकमेंडेशंस आई हैं उसके हिसाब से मेल्स आर इक्वली लायबल फॉर हैविंग द एचपीवी वायरस। तो इसलिए मेल्स में भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप एचपीवी वैक्सीन लीजिए। तो जैसे हमने मेल्स की बात करी, तो क्या ऐसी कोई भी वैक्सीन है जो फीमेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है, जो मतलब अडल्ट वैक्सीन कोई ऐसी फीमेल्स के लिए भी है जो फीमेल्स को लगवानी इम्पोर्टेंट है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, एचपीवी वैक्सीन। यही एक वैक्सीन थी जो हमको मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंशिएट करती थी, लेकिन अब रिसेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको मेल्स में भी इंडिकेशन है, तो इसलिए मेल्स और फीमेल्स के लिए कोई अब अलग से कोई नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ वैक्सीन्स हैं जो हम लोग टीनेजर्स के लिए और भी रिकमेंड करते हैं। जैसे अगर आपका कोई हिस्ट्री नहीं है चिकन पॉक्स की, या आपको अपना वैक्सीनेशन स्टेटस नहीं पता, या जिसका हम लोग वैक्सीनेशन स्टेटस चेक करते हैं और उसमें इम्यूनिटी नहीं पाई जाती, तो हम लोग टीनेजर में ही चिकन पॉक्स वैक्सीन लगाने के लिए भी सजेस्ट करते हैं। फिर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, या जो हम लोग न्यूमोकोकल में 2 तरह की वैक्सीन होती है, एक PCV13 और एक PPSV23। ये दोनों वैक्सीन खासकर उन लोगों को जिनको अस्थमा या सांस की बीमारियां रहती हैं, या लगातार खांसी आती रहती है, या ऑलरेडी जिनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, जैसे बच्चों में वॉल्वुलर डिफेक्ट होता है, तो उन बच्चों को हम लोग ये बोलते हैं कि आप अपना इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल की वैक्सीन जरूर लगवाएं बचपन में। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि क्या कई बार ऐसा होता है ना कि बचपन की कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं जो रह जाती हैं, तो क्या वो हम टीनेज में या अडल्ट होने के बाद भी लगवा सकते हैं? देखिए, यूजुअली नेशनल जो प्रोग्राम है जिसको हम लोग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं, ये 1985 से लागू हुआ है। तो जिन लोगों का 1985 के पहले का बर्थ है, उसमें जरूर चांसेस हैं कि कुछ मैंडेटरी वैक्सीन छूट गई हो, लेकिन 1985 के बाद के जितने भी लोग हैं उन सब में मैंडेटरीली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योर किया है कि सभी में लगी हो वैक्सीन। लेकिन फिर भी कुछ वैक्सीन जिनको लोग मैंडेटरी नहीं मानते या ऑप्शनल मानते हैं, उन वैक्सीन में से जैसे कि हेपेटाइटिस है। अगर आपको हेपेटाइटिस बचपन में नहीं हुआ है, आपको हेपेटाइटिस की इम्यूनिटी नहीं है, तो आप हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आपको हेपेटाइटिस बी बचपन में नहीं हुआ है, या बचपन में आपको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन नहीं लगा है, तो वो मैंडेटरी वैक्सीन है कि आपको लगवाना ही चाहिए। फिर मीजल्स है, रूबेला है, या इसको हम लोग टीडैप बोलते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। ये वैक्सीन अगर आपको बचपन में नहीं लगी है और इनकी अगर आपकी इम्यूनिटी स्टेटस कराने पे भी इम्यूनिटी नहीं आती, तो ये वैक्सीन आपको लगातार आपको एक अंतराल के बाद लगानी चाहिए। जैसे टीडैप की अगर अपन बात करें, तो टीडैप वाला वैक्सीन आपको आज लगाना है, फिर 10 साल में एक बार लगाना है। ऐसी एमएमआर का वैक्सीन जो मीजल्स, मम्प्स और रूबेला के लिए होता है, अगर आपको इन तीनों में से कोई बीमारी नहीं हुई है, तो आपको ये वैक्सीन भी ग्रुप में लगवानी चाहिए, अगर आपको कभी ये बीमारी नहीं है। ओके सर, आपने अभी टीडैप की बात करी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टीडैप बूस्टर हर किसी टीनेजर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर है तो क्या तब भी वो टीडैप बूस्टर लगवा सकता है? देखिए, कुछ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम लोग इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स बोलते हैं, तो उन सिंड्रोम्स में आप अपने डॉक्टर से बात करके ही लगवाइए। लेकिन आजकल टीडैप हम लोग प्रेगनेंसी में और टीनेजर्स में सब में इंडिकेट करते हैं कि आपको हर प्रेगनेंसी में एक टीडैप लगना ही चाहिए। और आपको अगर आप टीनेजर हैं
तो आपको हर 10 साल में टीडैप का इंजेक्शन आपको टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस से बचा के रखेगा। तो ये आपके बेनिफिशियल ही रहेगा आपके। ओके। एंड सर, ऐसा भी माना जाता है कि कुछ लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आता है और कुछ लोगों को नहीं आता है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोगों पे वैक्सीन असर करती है और कुछ पर नहीं करती? नहीं, देखिए इसमें ना वैक्सीन को समझने की जरूरत है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जीवाणु है या उसका एक अंश है, यानी बैक्टीरिया है या वायरस है या उसका एक अंश है, जिसको हमने डेड फॉर्म में या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एक वैक्सीन बनाया है, जो कि एक छोटा सा इन्फेक्शन आपके शरीर में कॉज करेगा। अब वो इन्फेक्शन जो है आपके शरीर की जो इम्यूनिटी सेल्स हैं उनको बढ़ाएगा। अब जब इम्यूनिटी सेल्स बढ़ती हैं तब जाके आपको उस पर्टिकुलर बीमारी का जब बड़ा प्रकोप आएगा या बड़ा रूप आएगा तब उस बीमारी से बचाने में काम आती है। तो कुछ वैक्सीन में बूस्टर डोज की भी इसीलिए जरूरत पड़ती है, ताकि हम एक सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन क्रिएट करें और जिससे कि हमारा इम्यूनिटी स्टेटस बूस्ट हो जाए। अब जब भी कभी हम ऐसा छोटा सा इन्फेक्शन शरीर में देंगे तो उसका रिएक्शन आना वाजिब है। अब उस रिएक्शन के तौर पे किसी को हल्का सा, जिस एरिया में हमने वैक्सीन लगाया है उस एरिया में रेडनेस आना, उस एरिया में सूजन होना या हल्का सा बुखार होना, ये लाजमी है, ये नॉर्मल बात है। इसको हम लोग तो कई बार मजाक में अपने पेशेंट्स को ये भी कहते हैं कि भाई वैक्सीन असर कर गई इसीलिए आपको फीवर आया है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, ये यूजुअल प्रॉब्लम्स हैं जो कि वैक्सीन के साथ होती हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, अपने आप 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है। इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हम वैक्सीन लगाने से पहले एलर्जी स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए हमें, और हम लोग अपने पेशेंट से ये भी पूछते हैं कि आपको अंडे से या किसी प्रोटीन से एलर्जी है कि नहीं। अगर वो एलर्जी है तो फिर हम खास ध्यान रखते हैं। बाकी बुखार आना, हल्का सा रेडनेस होना, पेन होना या हल्का सा शारीरिक दर्द होना या शरीर में थोड़ी सी शिथिलता होना, ये सब लाजमी है। ये किसी किसी को हो सकता है और जरूरी नहीं है हर किसी को हो। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं हुआ तो मेरी वैक्सीन कारगर नहीं है, ये भी एक मिथ्या है। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर, जैसे कि हमने हेपेटाइटिस की बात की थोड़े क्वेश्चंस पहले, तो क्या आप हमें हेपेटाइटिस ए वर्सेस हेपेटाइटिस बी, इन दोनों की वैक्सीन्स क्या सिमिलर होती है, और अगर इनसे बचना है तो हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो अपन जाने कि हेपेटाइटिस ए और बी में डिफरेंस क्या है। हेपेटाइटिस ए जो होती है उसको हम लोग वाटर बॉर्न या फूड बॉर्न डिजीज में से बोलते हैं, और हेपेटाइटिस ए खाने से होती है। तो दोनों का जो होने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, और इसीलिए दोनों का वैक्सीन भी अलग अलग है। दोनों का वायरस अलग है, दोनों की वैक्सीन अलग है। हेपेटाइटिस ए हम लोग यूं माने तो जैसे बचपन में कहते हैं कि भाई मुझे पीलिया हो गया, तो अमूमन वो हेपेटाइटिस ए या ई ही होता है। तो अगर आपको आज तक वैक्सीन नहीं लगी, सपोज मैं 40 साल की उम्र में ये बोलूं कि भाई मुझे वैक्सीन नहीं लगी है लेकिन मुझे बचपन में कभी पीलिया हुआ है, तो काफी चांसेस हैं कि मेरे को हेपेटाइटिस ए ही का इन्फेक्शन हुआ होगा। तो वैक्सीन देने से पहले मैं अपना हेपेटाइटिस ए का इम्यूनिटी चेकअप जरूर कराऊंगा। अब उसके बाद हेपेटाइटिस बी की बात करें। हेपेटाइटिस बी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर ये हो जाती है तो आगे जाके ये कैंसर और लिवर डैमेज, ये दोनों चीज कॉज कर सकती है। इसीलिए इसका संक्रमण होना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग हर पेशेंट को जिसको हेपेटाइटिस वैक्सीन नहीं लगा है उसको हम लोग ये सलाह देते हैं कि आप अपना हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन जरूर कराइए। और खासकर हम जैसे लोग जिसको हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स कहते हैं, उनका हम लोग रेगुलरली एक इम्यूनिटी स्टेटस भी चेक करते हैं कि हमारे अंदर वो इम्यूनिटी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमें दोबारा भी लगवाना पड़ सकता है। तो हेपेटाइटिस बी आजकल इसके मैंडेटरी वैक्सीन्स में आ गया है। हम लोग हर आदमी को ये बोलते हैं कि आप अपना हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन जरूर कराएं। गॉट इट सर। सर, मेरा एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि कौन-कौन सी हेल्थ इश्यूज का बूस्टर मार्केट में अवेलेबल है और हर टीनेज को लगवाना चाहिए? देखिए, बूस्टर इसको अगर हम देखें तो टीडैप, जैसे मैंने बताया कि टीडैप का हर 10 साल में रिपीटेशन होता है। हेपेटाइटिस ए अगर आपको नहीं लगा है तो आपने आज लगवाया तो फिर उसका एक और बूस्टर डोज लगवाना पड़ता है। अगर आप फ्लू की बात करें तो हर साल आपको फ्लू का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अब न्यूमोकोकल की बात करें तो एक जैसे अगर आपको आज लगा है तो फिर हम 5 साल बाद और एक 65 साल की उम्र में ये रिकमेंड करते हैं अगर आपको बार बार सांस की दिक्कतें हैं तो इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं। बूस्टर
एक दूसरा टर्म है और रिपीट वैक्सीन से एक दूसरा टर्म है। बूस्टर हम तब कहते हैं जब एक ही बीमारी के लिए हमें 2 मैंडेटरी डोजेस देनी पड़ रही है, तो उसको हम बूस्टर कहते हैं। तो ओके सर, गॉट इट। जिसको हमें मैंडेटरीली देनी पड़ती है, जैसे कि अगर हम बात करें हर्पिस वैक्सीन की, तो 50 साल की उम्र के बाद ही हम लगाते हैं, तो उसमें हम लोग मैंडेटरीली 2 डोज लगाने के लिए बोलते हैं। तो फर्स्ट डोज होती है, सेकंड डोज को हम लोग अमूमन बूस्टर कहते हैं, लेकिन फिर वो बूस्टर लगने के बाद तीसरी डोज की जरूरत नहीं होती। और कुछ वैक्सीन है जो रिपीटेटिवली लगानी पड़ती है, जैसे कि फ्लू की वैक्सीन है, या टीडैप जो टिटनस की वैक्सीन है, या न्यूमोकोकल वैक्सीन है, इनको हमें रिपीटेडली लगानी पड़ती है। बूस्टर के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं बूस्टर, वो हेपेटाइटिस ए के लिए यूज करते हैं या चिकन पॉक्स के लिए यूज करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा। आई होप हमारे व्यूअर्स को वैक्सीन से रिलेटेड सारे ही सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल अभी बच गया है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग एनबीटी लाइव। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू।